हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के बारे में पढ़े थे। इस लेक्चर में हम हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और वैरायटी ऑफ इंसेक्ट आपको दिखाया जा रहा है। लेट्स स्टडी। देयर इज इमेंस डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे इस अर्थ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी वैरायटी है। बहुत सारी वैरायटी मतलब देयर इज इमेंस डाइवर्सिटी। इमेंस डाइवर्सिटी का मतलब होता है ग्रेट वैरायटी है, ग्रेट डाइवर्सिटी है। अगर हम उन्हें पढ़ने बैठे तो कई जन्म लग जाएंगे। सिंस टाइम इमेमोरियल वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग टुगेदर ऑन द अर्थ। वो समय जो हमें याद भी नहीं है, बहुत पहले के समय से ही हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के अंदर हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट एटसेट्रा ये सब इंक्लूड करते हैं। इस अर्थ पे इतने सारे प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल हैं, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट है। उनमें से कई सारे तो हम देखे भी नहीं है। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो इस धरती पे एक साथ रह रहे हैं। In order to understand the interrelations between living and non-living as well as between two living beings or group, systematic study of these is essential. What is meaning of that? Let's see. जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग है और उनके साथ साथ जो लिविंग बीइंग या उनका जो ग्रुप है उसके बीच का जो रिलेशन है उसे समझने के लिए हमको एक प्रॉपर स्टडी करना जरूरी होता है। दिस डाटा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। यह जो डाटा है वह सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए ही नहीं है बल्कि अलग अलग या बहुत सारे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यू कैन सी इन दिस इमेज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिनका इंटर रिलेशन दिखाया गया है। मतलब कि ये प्लांट इज वेरी मच रिलेटेड, मतलब वो डिपेंडेंट है वाटर, उसको सॉइल चाहिए, प्लांट को एयर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए। सेम एज एनिमल, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो उनमें एक रिलेशन होता है। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग में क्या है, एक रिलेशन है। Intensive laboratory and field studies in order to identify and classify the organisms form strong basis for meaningful uses of the collected data. मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब पहचानने के लिए और उन्हें ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी की जरूरत पड़ती है। जो भी डाटा हम कलेक्ट करके रखेंगे आगे जाके उसका मीनिंगफुल यूज होगा और यह एक स्ट्रॉन्ग बेसिस, मतलब एक मजबूत आधार बना रहेगा ताकि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में वो स्टडी कर सके और उसके बारे में जान सके। इफ वी नीड टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी सर्टेन एड्स कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल एड्स कैन बी यूज्ड। यदि हमें इस डाइवर्सिटी का स्टडी करना है, मतलब अगर हमें कोई भी जो एक्सटेंट प्लांट हो गया, मतलब जो प्लांट पहले पाया जाता था और अब वो नहीं दिखाई देता है, और या कोई एनिमल ले लेते हैं जो एक्सटेंट हो चुका है, उनका स्टडी करना है, उनके बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ एड्स की जरूरत पड़ेगी जिसे हम टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं जैसे कि एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट, उसका हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं और उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं जो हमें स्टडी पर्पस के लिए या रिसर्च के लिए काम आता है। उसको हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड बोलते हैं। इस टैक्सोनॉमिकल एड्स के हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी प्लांट या एनिमल या इंसेक्ट के बारे में जानना है, हम उन्हें पढ़ने के लिए जंगल में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पे हम उसे ढूंढते रहेंगे और शायद हमें वो प्लांट या कोई एनिमल
या इंसेक्ट जिसके बारे में हमें स्टडी करना है वो हमें दिखाई भी ना दे। इसलिए हम इस टेक्सोनॉमिकल एड्स का यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। दीज इंक्लूड्स हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क एटसेट्रा। इस टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क एटसेट्रा ये सभी शामिल हैं। यू कैन सी दिस इमेज। जो फर्स्ट इमेज है वो हर्बेरिया है, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो सेकंड पिक्चर है वो बोटेनिकल गार्डन है, एंड द थर्ड वन यू कैन सी द म्यूजियम्स, द फोर्थ वन विच इज द लास्ट वन दैट इज बायोडाइवर्सिटी पार्क। Now we will talk about herbarium. In this image you can see this is herbarium. इस herbarium में बहुत सारे प्लांट स्पीसीज को ड्राई करके उसे पेपर शीट पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। इस herbarium में जाने के बाद आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट या प्लांट की स्पीसीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। The word herbarium, plural word is herbaria, was coined by Pitton de Tournefort in the book Elements. पिटॉन डे टूर्नेफोर्ट ने एक बुक लिखा था जिसका नाम एलिमेंट्स था। उसमें उन्होंने हर्बेरियम वर्ड का जिक्र किया था। मतलब सबसे पहले हर्बेरियम नाम देने वाले पिटॉन डे टूर्नेफोर्ट थे। So you can see in this picture this is herbarium seed. यहाँ पे एक प्लांट स्पीसीज को ड्राई करके उसको लेबल किया गया है, कॉर्नर पे आप देख सकते हैं। The art of herbarium was initiated by an Italian taxonomist Luca Ghini, 1490 to 1556। इस हर्बेरियम के आर्ट या कला की शुरुआत करने वाले एक इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था लूका घिनी। उन्होंने इस हर्बेरियम की शुरुआत की थी। हर्बेरिया आर इफेक्टिव टूल्स इन द टैक्सोनॉमिक स्टडीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज में हर्बेरिया एक इफेक्टिव टूल्स है। मतलब इसका बहुत यूजेस है, इसके बहुत इम्पोर्टेंस है। A herbarium is essentially a dry plant specimen that is pressed, treated and mounted on standard size sheet in order to preserve it. मतलब कि यहाँ पे बताया गया हर्बेरियम है क्या। कोई भी प्लांट स्पीसीज को सुखाकर या उसको ड्राई करके उसे प्रेस किया जाता है, मतलब उसको दबाया जाता है और फिर कुछ केमिकल के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि उसका कलर ओरिजिनल ही रहे। वरना अगर किसी प्लांट स्पीसीज को ड्राई करते हैं तो उसका कलर डल हो जाता है या उड़ जाता है। इसलिए प्लांट का ओरिजिनल रूप देखने के लिए उसे केमिकल से ट्रीट किया जाता है और फिर स्टैंडर्ड साइज के पेपर शीट पे रख कर या उसको चिपका कर प्रिजर्व किया जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे उसका पूरा फोल्डर है जो प्रिजर्व करके हर्बेरियम में रखा गया है। Date, place of collection along with detailed classification and highlighting with its ecological peculiarities, characters of the plant are recorded on the same sheet. मतलब कि उस प्लांट का जो डेट है, मतलब किस डेट को आपने उस प्लांट स्पीसीज को कलेक्ट किया, किस जगह पर कलेक्ट किया और फिर उस प्लांट का क्लासिफिकेशन, मतलब वो कौन से फाइलम, क्लास या ऑर्डर या कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है और उस प्लांट का कैरेक्टर क्या है, मतलब उस प्लांट स्पीसीज के क्या यूजेस हैं, क्या उसके हार्मफुल हैं, क्या उसके इफेक्ट हैं। इन सभी चीज़ों को उस सेम शीट पर रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब उसको लिखा जाता है। लोकल नेम्स एंड द नेम ऑफ कलेक्टर may be added. This information is given at the lower right corner of the sheet and is called label. उस प्लांट का लोकल नेम, मतलब उस प्लांट का जहाँ पे ओरिजिन हुआ है उस प्लांट को वहाँ पे क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल
तुलसी का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग बोलते हैं ओकिमम सैंडस्टम, बट इंडिया में उसका लोकल नेम क्या है, तुलसी बोलते हैं। दिस इज लाइक दैट। नेम ऑफ द कलेक्टर मतलब जिसने इस प्लांट स्पीसीज को कलेक्ट किया है उसका नाम उसे पेपर शीट पे ऐड किया जाता है। ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है उसी पेपर शीट के लोअर राइट कॉर्नर में दिया जाता है, उसे हम लोग लेबल बोलते हैं। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पे एक प्लांट को ड्राई करके उसको प्रिजर्व करके रखा गया है और आप लोअर राइट साइड में कॉर्नर पे आप देख सकते हैं इस प्लांट का पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसको हम लोग लेबल बोलते हैं। You can see this picture. This is a beautiful botanical garden. What is botanical garden? Let's see. Botanical gardens are the places where plants of different varieties collected from the different parts of the world are grown in a scientific and systematic in a in vivo manner. मतलब कि यह एक ऐसा जगह है जहाँ पर डिफरेंट वैरायटी या अलग अलग प्रकार के प्लांट जो दुनिया के अलग अलग जगहों से या डिफरेंट पार्ट से उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक तरीके से उगाया जाता है। प्लांट्स आर लेबल, द लेबल बोर्ड शोज साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। हर एक प्लांट में लेबल लगा हुआ होता है, मतलब एक टैग लगा हुआ होता है जिसपे उस प्लांट का पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जैसे कि प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है, नेम ऑफ द कलेक्टर, उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, एटसेट्रा। यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज द बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पे बनियान ट्री है जो 255 ईयर ओल्ड है और यह कोलकाता में लोकेटेड है। आप यहाँ पे जाकर इस बनियान ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। So now we will know about the Professor Luca Ghini. ये उनका इमेज है। In 1543, first botanical garden of the world was established by an Italian professor Luca Ghini, 1490 to 1556 at Pisa, Italy. 1543 में वर्ल्ड का फर्स्ट जो बोटेनिकल गार्डन स्टैब्लिश हुआ था वो लुका घिनी ने स्टार्ट किया था। कहाँ पे? पीसा में। यह एक जगह का नाम है जो लोकेटेड है इटली में। बोटेनिकल गार्डन्स एट क्यू इन इंग्लैंड इज नोन फॉर लार्जेस्ट कलेक्शन फॉर मोर देन 30,000 स्पेसिमेन, प्रिजर्व प्लांट्स एंड मोर देन 7 मिलियन हर्बेरिया। इंग्लैंड में एक क्यू नामक एक जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन है जिसको हम लोग लार्जेस्ट कलेक्शन मानते हैं। वहाँ पे मोर देन 30,000 प्लांट का जो स्पेसिमेन है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है एंड मोर देन 7 मिलियन हर्बेरिया प्रेजेंट है। Now we will see about conservation of biodiversity. In this image, it is showing biodiversity. सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब जानेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, प्रिजर्व करना, एंड बायोडाइवर्सिटी में बायो का मतलब लिविंग होता है एंड डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी वैरायटी है और उसे हमें कंजर्व करना है। बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन एन इकोसिस्टम। मतलब हमारे इकोसिस्टम में जितने भी लाइफ हैं उनमें बहुत सारी वैरायटी है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज इसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि ग्रास को कौन खाता है, रैबिट, ग्रास ऊपर, या कोई अदर इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाता है, बर्ड्स एंड फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नैक। स्नैक को कौन खाता है, ईगल। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर यह सभी जीव रहेंगे तभी इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहेगा। इनमें से कोई एक भी ऑर्गेनिज्म एब्सेंट है
तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो तो बिगड़ जाएगा, मतलब वो इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। The extent of complexity and density of biodiversity can be regarded as a measure of health of an ecosystem. जितना हमारी बायोडाइवर्सिटी में डेंसिटी रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, मतलब जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगा उतना ही हमारे इकोसिस्टम का हेल्थ बना रहेगा, उतना हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा होगा। Population explosion and over-exploitation of resources has resulted in loss of biodiversity at an alarming rate. You can see this image. यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा पॉपुलेशन है। हमारी जो पॉपुलेशन है पूरी तरीके से एक्सप्लोट हो चुकी है, मतलब हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज भी कम पड़ने लगे हैं। नेचुरल जो रिसोर्सेज है हम उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि अब वो लॉस हो चुका है एंड अब वो खतरे के दर पे हैं। दिस इज द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, वो ये डायग्राम है। Conservation involve attempting to slow down, stop or even reversing the loss in the natural habitat of organism. This is known as in situ conservation. अगर हमें किसी चीज को बचाना है, उसे कंजर्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ऑर्गेनिज्म का जो भी नेचुरल हैबिटेट है उसे लॉस होने से रोकना होगा, उसको कम करना होगा, उसको स्लो करना होगा। यह तभी होगा जब हम किसी भी प्लांट्स या एनिमल को नुकसान पहुंचाने से रोकेंगे, मतलब हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसको हम क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन। Why does the loss of biodiversity matter? हमारा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है वो हमारे लिए क्यों इतना मायने रखता है, वो इतना मैटर क्यों करता है? Let's see. For many people, it is a simple moral or ethical issue. We share our planet with a huge range of other organisms and we have no rights to harm them. कई लोगों के लिए यह एक सिंपल सा मोरल या एथिकल इशू दिखाई देता है। हमारे प्लेनेट पे ह्यूज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ दूसरे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। हम उनके साथ इस प्लेनेट को शेयर करते हैं। उनका भी इस धरती पे रहना उतना ही अधिकार है जितना हमारा है, इसलिए हमें उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई भी अधिकार नहीं है। Biodiversity helps to maintain stability in an ecosystem. Loss of one variety of organism can affect entire ecosystem. बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाने से पूरा जो इकोसिस्टम है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।